अस्सलामुअलैकुम डियर्स। जिस तरह हमने सीरीज़ शुरू की हुई थी कि हम 1 बाय 1 लेक्चर अपलोड करते रहेंगे, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और वो है बैक्टीरिया। तो हम बैक्टीरिया से स्टार्ट लेते हैं। बैक्टीरिया हमारे पास स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम आम आँख से नहीं देख सकते, यानी इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप शर्त है। तो सबसे पहले हम इसकी प्लेसमेंट में की बात करते हैं कि इसको जानदारों में कौन से ग्रुप में रखा गया है। तो जब सबसे पहले जानदारों को ग्रुप में तकसीम किया जा रहा था 5 किंगडम सिस्टम में, तो इसे एक अलहदा किंगडम दिया गया जिसे किंगडम मोनेरा कहते हैं या किंगडम प्रोकैरियोटा भी कहते हैं। इसके बाद डिस्कवरी, इसको किसने डिस्कवर किया था? तो सबसे पहले इसको एंटोनियो वान लीवनह्यूग ने डिस्कवर किया था। फिर इसके बाद इसकी अकरेंस आ जाती है कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की जो अकरेंस है वो कॉस्मोपॉलिटन है, यानी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी हर किस्म की हैबिटेट में ये एडजस्ट हो जाते हैं, यानी हर किस्म की कोल्ड टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में, हॉट वाटर स्प्रिंग्स में इवन भी ये पाए जाते हैं। अब जो इसकी कॉस्मोपॉलिटन नेचर है, इसकी वजह ये है, यानी हर जगह ये इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि एंजाइम जो इसके हैं वो इसे इस काबिल बनाते हैं कि वो हर किस्म के टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेते हैं। तो इसके बाद इसके हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है उसे हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सिर्फ इधर हमने ये जो नाम लिखे हुए हैं कि कौन से पार्ट का कौन सा नाम है, सिर्फ जो थ्रेड लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, फ्लैजिला, फिर जो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं पिली, इसी तरह इसके अंदर राइबोसोम्स है, कैप्सूल है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन थोड़ी बहुत इन्विजिनेट होकर मीजोसोम्स बनाई हुई है, और इसी तरह इसका डीएनए जो है, न्यूक्लियस तो बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रहा, इसी तरह एक सर्कुलर एक्स्ट्रा डीएनए जो है प्लाज्मिड। तो ये क्या क्या है, कौन कौन से फंक्शन करते हैं, तो सबको मैंने आगे डिस्कस किया हुआ है। इतना डिटेल में हमने इसमें नहीं जाना, तो हमने ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना, यानी सिर्फ इसको एमसीक्यूज़ की हद तक ही पढ़ना है। हमने बहुत डिटेल में नहीं जाना, जस्ट जो ईटा की पीपीएससी वगैरह में इनके एमसीक्यूज़ आते हैं, सिर्फ उस हद तक हमने इसको पढ़ना है। जब हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो एंड पे मैं इस सारे लेक्चर के एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। मैंने जितने भी पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ पढ़े हैं और उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये लेक्चर बनाया है मुख्तलिफ़ बुक्स से, और तो तकरीबन इंशाल्लाह वही एमसीक्यूज़ इसमें कवर हो जाएंगे। शायद कोई एक दो रह जाए, नहीं तो तकरीबन इंशाल्लाह सारे इसी में से कवर हो ही जाएंगे। अब जो आगे स्ट्रक्चर है, इसके एक एक पार्ट को थोड़ा देख लेते हैं कि कौन सा पार्ट किस चीज़ का बना हुआ है। अब आगे हम इसके फ्लैजिला के बारे में पढ़ते हैं कि फ्लैजिला क्या है। फ्लैजिला हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया की मोटेलिटी में इन्वॉल्व है, और ये किस चीज़ का बना हुआ है, तो एक प्रोटीन का बना हुआ है जिसे हम फ्लैजिलिन कहते हैं। यानी फ्लैजिला एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो मोटेलिटी में बैक्टीरिया का हेल्प करता है और फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ है। अब फ्लैजिला के बेस पे बैक्टीरिया को कैटेगराइज किया गया है, यानी वो बैक्टीरिया जिनमें कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता उनको एट्राइकस कहते हैं, और जिनमें सिंगल फ्लैजिला पाया जाता है उसे, यानी एक एंड पे एक ही फ्लैजिला पाया जाता हो तो उसे हम मोनोट्राइकस कहते हैं। और अगर एक साइड पे गुच्छे के शक्ल में कई फ्लैजिलाज हों तो उन्हें हम लोपोट्राइकस कहते हैं। इसी तरह अगर दोनों एंड पे टफ्ट मौजूद हों, यानी दोनों एंड पे गुच्छे के शक्ल में मौजूद हो, बैक्टीरिया सेल के दोनों एंड पे गुच्छे के शक्ल पे फ्लैजिला मौजूद हो, तो उन्हें हम एम्फीट्राइकस कहते हैं। और इसी तरह अगर पूरे सेल वॉल को कवर किया हो यानी हर तरफ फ्लैजिला हो, तो उसे हम कहते हैं पेरिट्राइकस। अब फ्लैजिला से आगे पिली आता है। तो पिली क्या है? पिली भी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये फ्लैजिला से थोड़ा कम होता है और ये मोटेलिटी में हेल्प नहीं करता, बल्कि ये जो कंजुगेशन, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक किस्म है, उसमें हेल्प करता है। और ये एक प्रोटीन का बना हुआ है जिसे हम पिलिन प्रोटीन कहते हैं, और ये ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं।
अब नेक्स्ट कैप्सूल है। कैप्सूल बैक्टीरिया दो किस्म के हो सकते हैं, यानी उसके ऊपर कैप्सूल हो भी सकता है और कैप्सूल नहीं भी हो सकता है। तो जिन पर कैप्सूल मौजूद हो उन बैक्टीरिया को हम कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं, और जिनके ऊपर कैप्सूल ना हो उनको हम नॉन कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। कैप्सूल जो है किस चीज़ का बना हुआ है, तो रिपीटिंग पॉलीसेकेराइड यूनिट्स एंड प्रोटीन, यानी प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है, या सिर्फ दोनों या दोनों मौजूद होते हैं इनमें, या इनमें से एक मौजूद होगा। इसी तरह हमारे पास जो कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू नॉन कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया थोड़े डेंजरस होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जो रेजिस्टेंट शो करते हैं फेगोसाइटोसिस प्रोसेस को। अब कैप्सूल के नीचे जो होता है वो सेल वॉल आता है, यानी सेल वॉल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के ऊपर होता है और कैप्सूल के नीचे होता है। अब वो सेल वॉल का फंक्शन क्या है, तो जिस तरह यूकैरियोटिक सेल्स में इसका फंक्शन है, यानी सेल को शेप देना, एक रिजिड स्ट्रक्चर है, बर्स्टिंग से बचाना, इधर भी सेल वॉल की वही फंक्शन है। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल सेल वॉल होता भी नहीं है, यानी जो जीनस मैकोप्लाज्मा है बैक्टीरिया का, उसमें बिल्कुल सेल वॉल है ही नहीं। इसी तरह सेल वॉल किस चीज़ का बना हुआ है, तो सेल वॉल जो है वो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का बना हुआ है जिसे हम पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं, यानी म्यूरिन पेप्टाइडोग्लाइकेन दोनों इसी के नाम हैं। और ये किस चीज़ का बना हुआ है, तो इसमें ज़्यादातर ग्लूकोज, थोड़े बहुत अमाइनो एसिड और कुछ परसेंट लिपिड भी प्रेजेंट होता है। पिछली दफ़ा भी इस से टेस्ट में एक MCQs आया हुआ था कि बैक्टीरियल सेल वॉल किस चीज़ का बना हुआ है, तो वो इन्हीं 3 चीज़ों के ऑप्शन दिए हुए थे, तो वो यही करेक्ट ऑप्शन था। अब सेल वॉल की बेस पर हम बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव है और एक ग्राम नेगेटिव है। तो जब हम इसकी स्टेनिंग प्रोसेस से गुजारते हैं बैक्टीरिया को, अगर ये प्राइमरी डाई को रिटेन कर जाए और फाइनल स्टेज में हमें पर्पल कलर का दिखाई दे, तो हम इसे ग्राम पॉजिटिव कहेंगे, और अगर ये सेकेंडरी डाई रिटेन कर जाए और पिंक कलर का दिखाई दे, तो ये हमारे पास होगा ग्राम नेगेटिव। अब नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन तकरीबन सेम होता है जो बाकी यूकैरियोटिक सेल्स में भी मौजूद होता है, उन्हीं की तरह होता है, लेकिन सिर्फ इनमें फ़र्क ये है कि बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है वो थोड़ा बहुत डिफ़र करता है एक्चुअल जो यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो वो है कि इसमें स्टीरोल नहीं होता, यानी जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है तो ये इसमें एब्सेंट होता है, बाकी सेम टू सेम यूकैरियोटिक सेल की तरह होता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है या सेल मेम्ब्रेन जो है वो जो लिक्विड पोर्शन को सराउंड कर रहा होता है उसे हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। उसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब एब्सेंट होते हैं, यानी जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ऑर्गेनेली पाई जाती है जिसे हम राइबोसोम्स कहते हैं, वो 70S की होती है, यानी यूकैरियोटिक राइबोसोम से थोड़ी छोटी होती है। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियाइड। तो न्यूक्लियर रीजन में डबल स्ट्रैंडेड DNA प्रेजेंट होता है, उस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियाइड, और ये एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, यानी इसका क्रोमोसोम हैप्लॉइड होता है। अब न्यूक्लियाइड के बाद आता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, ये एक सर्कुलर DNA है, डबल स्ट्रैंडेड है, ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग है, और ये बैक्टीरिया में कोई इसका ऐसा फंक्शन नहीं है जो इसके सर्वाइवल में काम करे, यानी ना इसका मेटाबॉलिज्म में कोई रोल है ना ग्रोथ में कोई रोल है। ये एक नॉन एसेंशियल स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के लिए, लेकिन इसके और बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसको हम एज ए वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। अब प्लाज्मिड के बाद राइबोसोम्स आते हैं, जो कि सिर्फ वाहिद ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती, यानी बैक्टीरिया में नहीं होती। इसी तरह इसका रोल भी जिस तरह यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस, इसका इधर भी यही रोल है, यानी ये प्रोटीन सिंथेसाइज कर। अब राइबोसोम के बाद आता है मीज़ोसोम्स। मीज़ोसोम्स किसे कहते हैं, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो इनवर्ड इन्विजिनेट हो जाता है और एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे हम कहते हैं मीज़ोसोम्स। इसका फंक्शन DNA रिप्लिकेशन में भी होता है, यानी DNA रिप्लिकेशन के दौरान भी ये काम आती है, और इसी तरह ये इस पे रिस्पायरेटरी इंजाइम्स होते हैं जो कि रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया के।
अब नेक्स्ट हम इसमें फूड स्टोरेज की बात करते हैं कि बैक्टीरिया में फूड कौन से फॉर्म में स्टोर होता है। तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में भी हो सकता है, सल्फ़र की फॉर्म में भी, फैट के और फास्फेट, इन सब फॉर्म में स्टोर हो सकता है फूड बैक्टीरिया में। अब नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन के लिहाज से ये हेट्रोट्राफिक भी हो सकते हैं, ऑटोट्राफिक भी हो सकते हैं। हेट्रोट्राफिक में ये फिर सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकती है। यानी या तो ये डेड ऑर्गेनिक से खुराक हासिल करेंगे तब हम इन्हें सेप्रोफाइट कहेंगे। अगर ये किसी लिविंग होस्ट से अपना खुराक हासिल करेंगे तो उन्हें हम पैरासाइट कहेंगे। इसी तरह जो ऑटोट्राफिक फॉर्म है तो वो उनमें भी दो किस्म के होते हैं बैक्टीरिया। या तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस में वो वाटर यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर वो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते हैं वाटर की बजाय। और जो दूसरे होते हैं कीमोसिंथेटिक, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि अमोनिया, नाइट्रेट वगैरह उनको यूज़ करते हुए उससे खुराक अपना बनाते हैं। अब इसके बाद हम रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया पढ़ते हैं। तो रिस्पायरेशन के लिहाज से ये एरोबिक भी हो सकते हैं, एनएरोबिक भी हो सकते हैं, फैकल्टेटिव भी हो सकते हैं और माइक्रो एरोफिलिक भी हो सकते हैं। तो एरोबिक जिनको ऑक्सीजन ज़रूरत होती है उन बैक्टीरिया को हम एरोबिक कहते हैं, जैसे सीडोमोनास है। इसी तरह एनएरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं इन्हें ऑक्सीजन ज़रूरत नहीं होते रिस्पायरेशन के लिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्पायरोकेटी बैक्टीरिया है। इसी तरह फैकल्टेटिव वो होते हैं जो या तो उन्हें ऑक्सीजन ज़रूरत होगी या ऑक्सीजन ज़रूरत नहीं होगी। तो इसी तरह इसका एग्ज़ाम्पल एशरीकिया कोलाई है, तो ये इसको ऑक्सीजन ज़रूरत नहीं होती, तो ये एक फैकल्टेटिव एनारोबिक फैकल्टेटिव बैक्टीरिया है। और माइक्रो एरोफिलिक जो है इसे ऑक्सीजन बहुत ही लो कंसंट्रेशन में रिक्वायर्ड होती है, और इसका एग्ज़ाम्पल है कैम्पाइलोबैक्टर। इसके बाद है इसका ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन ये तो मेनली जो इसका रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिशन पे होता है। इसके अलावा जो इसमें कोई ख़ास सेक्सुअल इसकी रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें माइटोसिस और ट्रेडिशनली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आमतौर पर होते हैं वो बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। और इसमें जो मेन रिप्रोडक्शन होती है वो बाइनरी फिशन के थ्रू होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी होती है जैसे पीली जो स्ट्रक्चर हमने देखा था वो कंजुगेशन के ज़रिए आपस में मिल जाते हैं और जेनेटिक मटेरियलों के दरमियान एक्सचेंज हो जाता है, तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दिया गया है। लेकिन वो एक वैसे एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। उसके बाद हम इसकी ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। तो ये अपनी ग्रोथ 4 फेजेज़ में कंप्लीट करता है। पहला फेज़ है लैग फेज़, दूसरा है लॉग फेज़, तीसरा है स्टेशनरी फेज़ और चौथा है डेथ एंड डिक्लाइन फेज़, डेथ या डिक्लाइन फेज़। तो लैग फेज़ सबसे पहले जो इसका लैग फेज़ है तो इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती। सेकेंड फेज़ जो है यानी फर्स्ट फेज़ में लैग फेज़ में ये ग्रोथ के लिए प्रिपरेशन करता है। फिर इस जो लॉग फेज़ है इसका मेन फेज़ यही है ग्रोथ वाला, तो इसमें ग्रोथ जो होती है वो पीक पे होती है। तीसरा जो है स्टेशनरी फेज़, इस पे जो डेथ की रेशियो है और बैक्टीरियल की जो रिप्रोडक्शन यानी जितने पैदा होते हैं उतने ही मरते हैं, तो उनकी डेथ और रिप्रोडक्शन की रेट एक बराबर हो जाती है। इसी तरह जो डेथ या डिक्लाइन फेज़ है इसमें फिर बैक्टीरिया बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, डेथ फेज़ इनकी स्टार्ट हो जाती है। तो डेथ रेट इनकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बर्थ रेट। इसी तरह ये अपनी ग्रोथ मुकम्मल कर लेते हैं। ये था हमारे फंजाई का टॉपिक जो तकरीबन इसके स्ट्रक्चर वगैरह से रिलेटेड था। मॉर्फोलॉजी जो इसकी थी वो हम सब बयान तकरीबन कर चुके हैं। अब इसके बाद थोड़ी इसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देख लें। अगर हम इसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो बहुत ही इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ये रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन का साइकिल है, सल्फ़र साइकिल है एंड फास्फोरस, जितने भी साइकिल हैं इन सब में ये हेल्पफुल है। और ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिके करते हैं और इनसे फिर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उसे सॉइल में ऐड करते हैं। इसी तरह हम इसको कई इंडस्ट्रीज़ बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में यूज़ करते हैं। इसी तरह ये एंटीबायोटिक प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है। तो इंशाल्लाह एंड पे मैं इसका दूसरे लेक्चर में जो इस बैक्टीरिया का लेक्चर होगा उसमें तकरीबन मैं सारे वो इसके MCQs बनाऊंगा और फिर शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा इससे, जितने भी MCQs होंगे वो इससे कवर हो जाएंगे। अब आगे जो आपने लेक्चर देखने हैं तो इसका पहला लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ। तरतीब वाइज आपने लेक्चर देखने हैं तो इस इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। ये सेकंड लेक्चर है, आप पहले
लेक्चर का विज़िट करें। तो एंड पे हम आपसे यही कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो आपको मिल सके। शुक्रिया, वस्सलाम।